हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपकी स्टडी बिल्कुल अच्छी चल रही होगी। तो आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे सेल के दुर्गापुर, बर्नपुर और भिलाई के फीटर, टर्नर, वेल्डर के क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि प्रीवियस एग्जाम में पूछा गया हुआ प्रश्न है। तो ये सेट 21 रहने वाला है। इसके पहले मैंने 20 सेट दे रखा है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाकर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में इसका वीडियो आपको मिल जाएगा। और फ्रेंड्स, अगर आपको फ्री पीडीएफ चाहिए, फ्री पीडीएफ, तो आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स टॉपर नहीं बनना है, एग्ज़ाम पास करना है। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, नट को पहचाने, यानी कि इस वाले फिगर को देखकर बताना है कि ये कौन सा नट है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि लॉक नट। ये कौन सा नट है? तो ये लॉक नट का फिगर दिया गया है। और ये जो प्रश्न जो है ये 2017 में पूछा गया हुआ प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं, यहाँ से भी बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। तो जो लॉक नट है इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो इस विधि में पहले साधारण स्टैंडर्ड नट को कसकर उसके ऊपर दूसरा नट और कसा जाता है, जिसकी मोटाई साधारण नट से कम होती है। इसे चेक नट भी कहते हैं। इसमें सबसे पहले साधारण नट को टाइट करते हैं, फिर चेक नट को टाइट करते हैं। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अब अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकेंड, किसके मापन के लिए आधार आवश्यक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि सरफेस रफनेस के लिए, यानी कि पृष्ठीय रुक्षता। और ये जो प्रश्न है 2019 में पूछा गया हुआ प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो मुख्य रूप से पृष्ठीय रुक्षता मापने के लिए एक आधार की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड, वेबल गियर्स का उपयोग तब होता है जब अक्ष हो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि इनमें से कोई नहीं। और ये जो प्रश्न है 2012 में पूछा गया हुआ प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं, यहाँ से भी बहुत सारे प्रश्न क्लियर हो जाएगा। तो वेबल गियर जो है इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो इसका प्रयोग उन दो शाफ्टों के बीच पावर संचारण के लिए किया जाता है जिनके अक्ष यानी कि एक्सिस एक ही तल में हो और आपस में काटते हो। इन गियरों पर दांते सीधे तथा स्पाइरल होते हैं। अप्रतिच्छेदी, असमान तलीय तथा समानांतर, ये सब वेबल गियर से संबंधित नहीं है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर्थ, लंबे शाफ्टों को सहारा देने एवं स्थिर रखने हेतु कौन सी युक्ति प्रयोग की जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि कपलिंग। और ये जो प्रश्न है 2019 में पूछा गया हुआ प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं, यानी कि कपलिंग के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो वर्कशॉप में पावर को पारेषित यानी कि ट्रांसमिट करने के लिए साधारणतः 20 फुट तक की शाफ्ट बनाई जाती है। कभी कभी अधिक लंबाई की शाफ्टों की आवश्यकता होती है, जिसके लिए दो या दो से अधिक शाफ्ट किसी माध्यम से जोड़कर प्रयोग में लाए जाते हैं। वह इनमें से एक माध्यम कपलिंग होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा कटिंग तरल का कार्य नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि चिप और उपकरण के सतह से
घर्षण को ज़्यादा करना। और ये जो प्रश्न है 2016 में पूछा गया हुआ प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। तो कटिंग फ्लूइड का कार्य उपकरण तथा वर्कपीस को ठंडा करना है। इसके द्वारा औजार तथा वर्कपीस की ऊष्मा या ताप को अपने अंदर अवशोषित करता है, जिससे औजार और वर्कपीस ठंडा रहता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। निम्न में से किस लेथ कार्य के लिए यह जरूरी है कि औजार का कटाई सिरा कार्य की केंद्र रेखा के ठीक ऊपर स्थित हो? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि फेसिंग। और ये जो प्रश्न है 2017 में पूछा गया हुआ प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। तो फेसिंग क्रिया में लेथ मशीन पर कार्य के लिए यह जरूरी है कि औजार का कटाई सिरा कार्य की केंद्र रेखा के ठीक ऊपर स्थित हो। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। लेथ मशीन एक्सेसरीज है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि अग्र स्कंध और चालक पट्टिका का एक्सेसरीज है। और ये जो प्रश्न जो है ये 2016 में पूछा गया हुआ प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। तो लेथ मशीन एक्सेसरीज अग्र स्कंध और चालक पट्टिका है। लेथ एक मशीन है जिसकी सहायता से कारखंड पर खरादन संक्रियाएं की जाती है, अतः लेथ को टर्निंग मशीन भी कहते हैं। इसके द्वारा बेलनाकार, शंक्वाकार, गोलाकार तथा चपटी सतहें खरादी जा सकती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। फेस प्लेट बनाने के लिए प्रयुक्त धातु है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि कास्ट आयरन, यानी कि ढलवा लोहा। और ये जो प्रश्न है 2017 में पूछा गया हुआ प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। तो फेस प्लेट सामान्यतः ढलवा लोहे का बनाया जाता है। फेस प्लेट का उपयोग अनियमित आकृति तथा बड़े साइज के कार्यखंडों जैसे ढले हुए मशीनों के कवर, हाउसिंग तथा एल्बो आदि को पकड़ने में किया जाता है। इसका साइज ड्राइविंग प्लेट से बड़ा होता है तथा ऐसे कार्यखंड को पकड़ने में भी प्रयोग की जाती है जिन्हें चक्र तथा केंद्रकों आदि पर नहीं पकड़ा जा सके। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। कटिंग टूल सिग्नेचर का अंतिम तत्व होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि नोज रेडियस। और ये जो प्रश्न है 2013 में पूछा गया हुआ प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। तो एंड तथा साइड कटाई कोरों के बीच कोण नोज कोण कहलाता है। कम नोज कोण की दिशा में इसके टूटने तथा खरादन औजार के शीघ्र ही कुंद यानी कि ब्लंट संभावना बढ़ जाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। उत्केंद्री वर्तन के लिए असमानीकृति किसमें रखा जा सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि फोर्जा चक में। और ये जो प्रश्न है 2016 में पूछा गया हुआ प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। तो फोर्जा चक को इंडिपेंडेंट चक भी कहते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अगला है क्योंकि इसके प्रत्येक जॉ को स्वतंत्र रूप से समायोजित किया जा सकता है। उत्केंद्री वर्तन के लिए असमानीकृति फोर्जा चक में रखा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। लेथ केंद्रकों के बीच कोण होता है?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि 60 डिग्री होता है। और ये जो प्रश्न है 2016 में पूछा गया हुआ प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ से भी बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। तो लेथ केंद्रकों के बीच का कोण 60 डिग्री होता है। साधारण केंद्रक का उपयोग सामान्य कार्यों तथा क्रियाओं के लिए किया जा सकता है या किया जाता है। रिवर्स केंद्रक में नोज के स्थान पर 60 डिग्री ही कोनिकल छेद होता है। इसका उपयोग कम व्यास तथा नुकीले सिरे वाले कार्यखंडों को पकड़ने में करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। कंपन कौन से वाशरों का प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि स्प्रिंग वाशर। और ये जो प्रश्न है 2016 में पूछा गया हुआ प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। तो स्प्रिंग वाशर का उपयोग करने से स्प्रिंग नट पर एक बल लगता है, जिसके कारण नट तथा बोल्ट के चूड़ियों के बीच घर्षण बढ़ जाता है और नट कंपन के दौरान भी ढीला नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। एक नट को लॉक करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि टैब वाशर का। और ये जो प्रश्न है 2017 में पूछा गया हुआ प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। तो एक नट को लॉक करने के लिए टैब वाशर का प्रयोग किया जाता है। अगला है वाशर प्रायः धातु की सीट से बनाए जाते हैं, जिनके सेंटर में बोल्ट को पास करने के लिए छेद बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। एक टूटे हुए स्टड को किसके द्वारा समुच्चयन से हटाया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि बोथ ए एंड बी, यानी कि ए और बी दोनों। अब देख लेते हैं कौन कौन सा। तो एक प्रिक पंच मेथड और दूसरा स्क्वायर टेपर पंच। अब देख लेते हैं कि ये कब पूछा गया वो प्रश्न है। 2019 में पूछा गया वो प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ से भी बहुत सारे प्रश्न क्लियर हो जाएगा। तो एक टूटे हुए स्टड को प्रिक पंच मेथड और स्क्वायर टेपर पंच द्वारा हटाया जा सकता है। टूटे हुए स्टड को निकालने के लिए इसको किए हुए सुराख में डालकर उल्टी दिशा में घुमाते हैं, जिससे यह सुराख को अच्छी तरह से ग्रिप कर लेता है और टूटी हुई स्टड को बाहर निकाल देता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में से किस लॉकिंग नट में नट के आर पार आधा स्लॉट काटा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि स्वान नट में। और ये जो प्रश्न है 2018 में पूछा गया वो प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। तो स्वान नट में नट के आर पार आधा स्लॉट काटा जाता है। अगला है स्वान नट। अब स्वान नट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो स्टैंडर्ड नट को उसकी आधी चौड़ाई तक ऊपर से 1/3 नीचे काट दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। स्प्रिंग डॉवेल पिन की पूरी लंबाई में स्लॉट कटा होता है कि जिसके कारण कंप्रेस करके होल में डाला जाता है। इस स्लॉट का उद्देश्य है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि संपीड़न सामर्थ्य के लिए। और ये जो प्रश्न है 2004 में पूछा गया हुआ प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। तो स्प्रिंग डॉवेल पिन की पूरी लंबाई में स्लॉट कटा होता है कि जिसके कारण कंप्रेस करके होल में डाला जाता है। इस स्लॉट का उद्देश्य संपीड़न सामर्थ्य के लिए है। अगला क्वेश्चन है
क्वेश्चन नंबर 17, थ्रेड टेपर पिन का प्रयोग ऐसे पार्टों में किया जाता है जहां पार्टों में कंपन होता है, टेपर पिन निकाल ना सके इसके लिए नट को टाइट करते हैं। इसका दूसरा प्रयोग क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि ब्लाइंड होल से पिन को बाहर निकालने के लिए है। और ये जो प्रश्न है 2013 में पूछा गया हुआ प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। तो थ्रेड टेपर पिन का प्रयोग ऐसे पार्टों में किया जाता है जहां पार्टों में कंपन होता है, टेपर पिन निकाल ना सके इसके लिए नट को टाइट करते हैं। इसका दूसरा प्रयोग ब्लाइंड होल से पिन को बाहर निकालने के लिए है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, वीकर हार्डनेस में प्रयुक्त टूल कौन से पदार्थ का बना होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि डायमंड का बना होता है। और ये जो प्रश्न जो है ये 2004 में पूछा गया हुआ प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो वीकर हार्डनेस में प्रयुक्त टूल डायमंड पदार्थ का बना होता है। यह विधि ब्रिनेल की भांति ही होता है। इसमें केवल एक ही साइज का टेस्टिंग टूल प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग अधिक हार्ड मटेरियल को चेक करने के लिए करते हैं, जैसे कटिंग टूल। इस विधि में प्रयुक्त टूल का पॉइंट डायमंड यानी कि डायमंड व कोनिकल होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, धातुओं का तप्त कार्य किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि पुनः क्रिस्टलीकरण ताप के ऊपर। और ये जो प्रश्न है 2015 में पूछा गया वो प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। तो धातुओं का तप्त कार्य उसके पुनः क्रिस्टलीकरण ताप के ऊपर किया जाता है। पुनः क्रिस्टलीकरण तापमान के नीचे प्लास्टिक विरूपण यानी कि कोल्ड वर्किंग कहलाता है। पुनः क्रिस्टलीकरण तापमान के ऊपर प्लास्टिक विरूपण हॉट वर्किंग कहलाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो एनीलिंग का मुख्य उद्देश्य है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि मशीनीकरण में सुधार करना है। और ये जो प्रश्न है 2016 में पूछा गया हुआ प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। तो एनीलिंग का मुख्य उद्देश्य मशीनीकरण में सुधार करना है। किसी धातु को एक विशेष तापमान तक गर्म करके धीरे धीरे भट्टी में ठंडा करने से उसमें तन्यता का गुण आ जाता है। एनीलिंग के पश्चात इस्पात पर सुगमता पूर्वक ड्रिलिंग, कटिंग एवं मशीनिंग क्रिया की जा सकती है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा? अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके और आप अपडेटेड रह सकें। और फ्रेंड्स अगर आपको फ्री पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। और अभी तक आप लोगों ने खजाने वाली वीडियो को नहीं देखा है तो जाकर देख सकते हैं। यहाँ से 5 से 6 नंबर तो पक्के आपके, यानी कि मिनिमम 5 से 6 नंबर तो पूछे ही जाएंगे, मैक्सिमम इससे भी ज़्यादा पूछा जा सकता है। ओके फ्रेंड्स, और ये सभी ट्रेडों के लिए हैं, इसीलिए इस वाले वीडियो को एग्जाम से पहले देखना बिल्कुल भी ना भूलें। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।